कहानी की शुरुआत में हम कैप्टन हेस्टिंग्स से मिलते हैं, जो कि अपने पुराने दोस्त हरक्यूल पोयरो से लंदन में मिलने आते हैं। पोयरो हेस्टिंग्स को एक रहस्यमयी पत्र दिखाते हैं जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, आप खुद को बहुत होशियार समझते हैं ना, चलिए देखते हैं कि आप कितने चतुर हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक डिफिकल्ट चैलेंज हो सकती है। इस महीने की 21 तारीख को एंडोवर में कुछ तो जरूर होगा। अब दोस्तों, इस खत को किसी एबीसी नामक इंसान ने लिखा था और कैप्टन हेस्टिंग्स का मानना था कि ये लेटर कोई भी ऐसे ही लिख दिया होगा, लेकिन पोयरो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि शायद ये खत असली है और इसमें कुछ तो अजीब जरूर है। पोयरो ये खत स्कॉटलैंड यार्ड यानी पुलिस को भी दिखाते हैं और पुलिस का भी कहना था कि कोई आपके साथ मजाक ही कर रहा है। अब इसी के पैरेलल में हम एक कैरेक्टर को जान पाते हैं जिसका नाम है अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट, और वो 20 जून को एक टाइप रिटन लिस्ट ऑफ नेम्स को देख रहा है। इस लिस्ट में वो पहले नाम पे टिक करता है। नाउ 21 तारीख को एंडोवर में एक कत्ल हो जाती है। ये कत्ल एक 60 साल की बूढ़ी औरत का था जो कि एक छोटा सा टोबैको शॉप चलाती थी। उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड एक पियक्कर था जो कि पी के हमेशा उससे झगड़ा करता था और इनका कोई औलाद नहीं था। इस बूढ़ी औरत की बस एक भतीजी थी नेम्ड मेरी ड्रॉर, जो कि लंदन में काम करती थी। इन बातों को जानने के बाद पुलिस को लगता है कि यह कत्ल उस बूढ़ी औरत का पति ही किया होगा, क्योंकि झगड़ों में वो बार बार कहता था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। बट द पॉइंट वाज कि वो पियक्कर इंसान इतना स्मार्ट नहीं है कि कत्ल के पहले वो पोयरो को ऐसे लेटर लिख के चैलेंज वगैरह करे। इसके अलावा उस इंसान के पास एक एलाबाई भी था। एलाबाई बोले तो काइंड ऑफ प्रूफ कि कत्ल के वक्त वो उस लोकेशन पे नहीं बल्कि कहीं और था। अब जब पोयरो क्राइम सीन पे छानबीन और पूछताछ करते हैं तो उन्हें शॉप के टेबल पे एक रेलवे गाइड दिखता है। इस गाइड का नाम था एबीसी रेलवे गाइड एंड दिस वाज अ सिग्नल बाय द किलर स्टेटिंग कि कत्ल उसने ही किया है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो लेटर भी एबीसी द्वारा ही लिखा गया था। पोयरो यहाँ उस बूढ़ी औरत के कुछ रिलेटिव से बात करते हैं, स्पेशली मैरी ड्रॉर से, लेकिन उनसे बात करके क्लियर था कि उनका भी इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट क्राइम सीन पे भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह काफी अच्छे तरीके से हटाए गए थे। आस पड़ोस में पूछने पर बस इतना पता चलता है कि कत्ल के वक्त ऐसा कुछ अलग हुआ ही नहीं था, बस सेल्समैन कुछ बेच रहा था एंड ऑल दैट। ओवरऑल इस पॉइंट पे पोयरो को अपनी छानबीन से कुछ खास पता नहीं लग पाता। अब इस घटना के 1 महीने बाद पोयरो को दूसरी खत मिलती है और इस बार खत में कत्ल का लोकेशन बेक्सहिल दिया गया था और डेट था 25। ये खत मिलते पोयरो ब्रिटिश पुलिस और कमिश्नर्स वगैरह से मिलते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से कत्ल होने से रोकना था। पोयरो कहते हैं कि ये कातिल अल्फाबेट से खेल रहा है, जहां पहली कत मिसेस अशर की हुई, यानी उनका सरनेम ए से शुरू हुआ है और टाउन एंडोवर भी ए से ही स्टार्ट हुआ है जहां उनकी कत्ल हुई थी। सिमिलरली दूसरी कत्ल होने का लोकेशन बेक्सहिल बताया गया है जो कि बी से शुरू होता है और जिसे मारा जाएगा उसका सरनेम भी शायद बी से ही शुरू हो। इस अल्फाबेटिकल कत्ल को इंडिकेट करने के लिए ही किलर एबीसी रेलवे गाइड छोड़ता है क्राइम सीन पे और अपना नाम भी एबीसी बताता है। अब पुलिस पोयरो के इस डिडक्शन को सीरियसली लेती तो है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि कुछ ही दिन बाद 25 तारीख को वाकई एक कत्ल होता है जिसे पुलिस रोक नहीं पाई थी। यह कत्ल एक नौजवान लड़की का हुआ था जिसे बेल्ट से गला घोटकर समुद्र किनारे मार दिया गया था। इस लड़की का नाम बेटी बर्नार्ड था और वाकई सरनेम बी से ही शुरू हो रहा था। इनफैक्ट लड़की के लाश के नीचे इन्हें फिर से एबीसी रेलवेज गाइड किताब मिलती है, प्रूविंग कि ये कत्ल सेम कातिल किया है। इस पॉइंट पे ब्रिटिश पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर क्रोम को अपॉइंट किया जाता है और क्रोम का मानना था कि पोयरो जबरदस्ती का इस केस को लेकर हाइप अप हो रहे हैं। क्रोम पोयरो के साथ काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट के कारण दोनों को साथ में काम करना पड़ता है। ये लोग पता लगाते हैं कि बेटी बर्नार्ड, जिसकी अभी मौत हुई है, वो सी साइड कैफे में एज अ वेट्रेस काम करती थी। वो डोनाल्ड फ्रेशर नामक इंसान से इंगेज थी जो कि दूसरे शहर में रहता है और वो लोकल रियल स्टेट ऑफिस में काम करता है। खैर इन्वेस्टिगेटर्स बेटी बर्नार्ड के परिवार से बात करने जाते हैं और हम जान पाते हैं कि उसके माता पिता एक रिटायर्ड कपल हैं। बेटी की एक बड़ी बहन भी है नेम्ड मेगन बर्नार्ड जो कि लंदन में एज टाइपिस्ट काम करती है। बेटी के पेरेंट्स काफी रो रहे थे और वो बताते हैं कि उनकी बेटी अक्सर शाम में देर से घर आती थी। वो बेटी के फियांसे डोनाल्ड के बारे में भी अच्छी बातें बोलते हैं, इंडिकेटिंग कि डोनाल्ड का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर क्रोम यहाँ विक्टिम के कमरे की छानबीन करने लगते हैं और इसी दौरान पोयरो और हेस्टिंग्स की मुलाकात मेगन बर्नार्ड से होती है। मेगन जो कि विक्टिम की बड़ी बहन है, वो पोयरो के बारे में जानती थी और वो ये तक जानती थी कि वो बहुत बड़ा डिटेक्टिव है और ऐसे में मेगन पोयरो को कुछ जरूरी बातें बताने लगती है। मेगन कहती है कि उसकी बहन बेटी का स्वभाव थोड़ा फ्लर्टी था, यानी वो अनजान मर्दों से अटेंशन पाने के लिए फ्लर्ट करती थी और ये बात डोनाल्ड को भी पता थी, जिससे डोनाल्ड काफी चिढ़ता भी था। इस बात पे डोनाल्ड
डोनाल्ड बेटी की काफी लड़ाई भी हुई है और रैंडम डिनर डेट्स वगैरह पे जाने के कारण ही बेटी घर देर से आती थी। एक बार तो बेटी एक दूसरे आदमी के साथ ईस्ट बॉर्न टाउन चली गई थी और इससे डोनाल्ड इतना गुस्सा हुआ था कि वो बेटी को मारने की धमकी भी दिया था। इस पॉइंट पे डोनाल्ड भी यहाँ आ जाता है और पॉयरॉय उसे पीने के लिए विस्की देते हैं। देन पूछताछ में पॉयरॉय डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आप बेटी को कत्ल की रात फॉलो किए थे ना, क्योंकि आपको पता था बेटी अनजान लोगों से मिलती है और उस पर आपको हमेशा शक रहता था, तो आप बताओ बेटी उस दिन किससे मिली थी। ये सुन के डोनाल्ड पहले तो गुस्साता है, लेकिन फिर वो तुरंत बता देता है कि हाँ, वो बेटी को कत्ल की रात फॉलो करने बाहर निकला जरूर था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड को यह पता लगाना था कि बेटी किससे मिलने जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड बेटी को ढूंढ ही नहीं पाया और इसी कारण से वो अपने घर वापस चला गया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पुलिस अंदेशा लगाती है कि अगली कत्ल किसी ऐसे टाउन में होगी जो कि सी से शुरू होगा और किसी ऐसे आदमी की जिसका सरनेम सी से ही होगा। वैसे बेटी की कत्ल काफी बड़ी न्यूज बन गई थी, ऑल्दो जनरल पब्लिक को अब तक ये नहीं पता था कि पहली और दूसरी कत्ल आपस में लिंक्ड है। पुलिस भी ये बात बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, वरना इससे सोसाइटी में अनरेस्ट आ सकता था। खैर, तो आगे फाइनली तीसरी खत आती है और खत में लिखा था कि ये कत्ल चर्स्टन टाउन में 30 तारीख को होगी। नाउ दिस लेटर वाज डिफरेंट, क्योंकि यूजुअली खत कत्ल से कुछ दिनों पहले आती थी, लेकिन इस बार ये लेटर 30 तारीख को ही आई है, यानी आज ही कत्ल होने वाली थी। पॉयरो पाते हैं कि ये खत 27 तारीख को लिखी गई थी और खत के ऊपर गलत एड्रेस लिखा गया था। आई मीन व्हाइट हॉर्स मैंसन लिखा गया था इंस्टेड ऑफ व्हाइट हेवन मैंसन, जहां पॉयरो रहते हैं। तो इसी एड्रेस कंफ्यूजन की वजह से ये खत लेट हो गई है और ऐसे में पॉयरो पुलिस वगैरह के साथ तुरंत चर्स्टन के लिए निकलते हैं। स्टेशन पे हेस्टिंग्स और पॉयरो क्रोम से मिलते हैं और यहाँ हेस्टिंग्स का कहना था कि कातिल जानबूझकर गलत एड्रेस लिख दिया, वहीं क्रोम का मानना था कि गलत एड्रेस गलती से ही लिखी गई होगी। खैर, जैसे ही ट्रेन खुल जाती है, इन्वेस्टिगेटर्स को खबर मिलती है कि चर्स्टन के सर कार्माइकल क्लार्क मृत पाए गए हैं। कार्माइकल क्लार्क एक रिटायर्ड डॉक्टर थे जिन्हें चाइनीज आर्ट कलेक्ट करना पसंद था। इनफैक्ट वो एक काफी फेमस इंसान थे और उनकी मौत तो एक मीडिया सेंसेशन बन ही जाएगी, जिससे पब्लिक को भी इस केस के बारे में सब पता चल जाएगा। देखा जाए तो पहले ए का कत्ल हुआ, देन बी का और अब सी का। इनफैक्ट किसी को नहीं पता कि ये कत्ले कब और कहां जाके रुकेंगी। खैर, तो इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स कार्माइकल क्लार्क के घर पहुंचते हैं जो कि सी साइड था ऑन ए क्लिफ। वहां का बटलर इन्हें घर के अंदर लाता है और इनकी मुलाकात फ्रैंकलिन क्लार्क से होती है जो कि विक्टिम का भाई है। फ्रैंकलिन काफी स्मार्ट और कंपोज्ड इंसान था और जब उसे पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल कोई सीरियल किलिंग का हिस्सा है तो वो एकदम आश्चर्य में था। फ्रैंकलिन बताता है कि कार्माइकल क्लार्क की बीवी लेडी क्लार्क को कैंसर हुआ है और कार्माइकल अपने रूटीन इवनिंग वॉक के दौरान मारे गए। इस एरिया में अक्सर टूरिस्ट्स आते हैं और कार्माइकल के रूटीन को तो कोई भी लर्न कर सकता था उन्हें रोज देख के। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स कार्माइकल के सेक्रेटरी थोरा ग्रे से भी मिलते हैं और थोरा बताती है कि कार्माइकल को किसी तरह की धमकी या अनयूजुअल लेटर्स वगैरह नहीं मिले थे। और पता करने पे मालूम चलता है कि कार्माइकल को पीछे से अटैक करके मारा गया था, जस्ट लाइक मिसेस एशर। इससे उनकी इंस्टेंटली मौत हो गई थी और हम रीडर्स को ऐसा प्रतीत होता है मानो इन इन्वेस्टिगेटर्स को अब तक किसी भी तरह का सुराग नहीं मिल रहा था। अब इन घटनाओं के कई दिन बाद अलेक्जेंडर बोनापार्ट कर्स्ट एक मूवी थिएटर से निकल रहा होता है जब उसे चर्स्टन में हुई कत्ल की आर्टिकल्स वगैरह दिखती है। बाय द वे, अलेक्जेंडर बोनापार्ट कर्स्ट बहुत बड़ा नाम है तो मैं उसे ABC बोलूंगा। खैर, तो वो जान पाता है कि कार्माइकल क्लार्क के कत्ल को बेटी बर्नार्ड के कत्ल से लिंक किया जा रहा है। ये सब पढ़ के ABC एक पार्क बेंच पर बैठ के कुछ सोचने लगता है। वहीं पास बैठा एक यंग मैन कह रहा होता है कि ये कत्ले कोई पागल इंसान ही कर रहा है, मे बी वर्ल्ड वॉर 1 में सर्विस करके पागल हो गया होगा। ये सुन के ABC काफी घबरा जाता है क्योंकि वो वॉर का हिस्सा था। वो खुद की सैनिटी को क्वेश्चन कर रहा था और उसे सर दर्द भी हो रहा था। ABC को इस हालत में देख वो यंग मैन वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ कत्लों की खबर हर तरफ मीडिया में फैल गई है और ऐसे में पॉयरॉय एक डिफरेंट तरीका अपनाने की सोचते हैं। पॉयरॉय कहते हैं कि वो विक्टिम्स के करीबी रिश्तेदार से इन क्राइम्स पे बात करेंगे क्योंकि कई बार लोग अपनी मेमोरीज को एडिट कर लेते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। तो इस तरीके से मे बी उन्हें कुछ क्लूज वगैरह मिले। वहीं मिसेस आशर की भतीजी मेरी ड्रॉ, देन मेगन बर्नार्ड और फ्रैंकलिन क्लार्क भी पॉयरॉय की इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहते थे। फ्रैंकलिन का तो यह तक कहना था कि वो क्रोम के तरीकों से खुश नहीं है और अगर पॉयरॉय इंडिपेंडेंटली इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं तो वो इस पूरे ऑपरेशन को फंड करेगा, यानी फाइनेंस करेगा। तो अगले दिन पॉयरॉय सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को बुलाते हैं और एक स्पीच देते हैं सेइंग कि किलर एक ऐसा इंसान है जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है और आप सभी लोग कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट जानते हैं जो शायद आपको खुद भी पता ना हो। ये सब सुन के मेगन बर्नार्ड और डोनाल्ड फ्रेजर थोड़ा विचलित होते हैं, लेकिन बाकी लोग एकदम इंथुजियास्टिक थे। बस फिर क्या था, तहकीकात नए सिरे से शुरू की जाती है और
सभी लोगों को दोबारा क्वेश्चन किया जाता है। अब इन क्वेश्चनेयर के दौरान कुछ नई बातें सामने आती है। लाइक मेगन बर्नार्ड को याद आता है कि उनकी माँ बेटी के लिए न्यू स्टॉकिंग्स खरीदी थी। देन कारमाइकल क्लार्क के सेक्रेटरी थोड़ा को लेडी क्लार्क फायर कर दी थी क्योंकि उन्हें शक था कि कारमाइकल क्लार्क का थोड़ा के साथ चक्कर चल रहा था। अब लेडी क्लार्क से मिलने में पता लगता है कि वो कुछ समय से बीमार चल रही हैं, इस वजह से उन्हें बिल्कुल याद नहीं कि वो पॉयरो को क्या बताना चाहती थी, लेकिन हाँ वो थोड़ा से नफरत जरूर करती हैं। लेडी क्लार्क ये तक बताती है कि कत्ल के दिन वो थोड़ा को किसी अनजान आदमी से मिलते देखी थी, जबकि थोड़ा का कहना था कि वो उस दिन किसी से नहीं मिली थी। तो क्या थोड़ा झूठ बोल रही है या फिर थोड़ा इस डिटेल को मिस कर गई? खैर इस पॉइंट तक अगली खत आ चुकी थी और ये डॉनकास्टर में 11 सितंबर को होने वाला था। ये जानते ही पॉयरो वापस से सिविलियन ग्रुप को गैदर करवाते हैं और यहाँ फ्रैंकलिन एक लिस्ट भी बनाता है जिसमें लिखा गया था कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कत्ल के दिन वो किससे मिली थी, और थोड़ा पहले तो डिनाई करती है लेकिन फिर वो बताती है कि वो एक वॉर वेटरन से मिली थी जो कि स्टॉकिंग्स बेच रहा था। अब अगर आपको ध्यान हो तो मेगन की मॉम भी बेटी के लिए स्टॉकिंग्स खरीदी थी। इनफैक्ट मिसेस अशर की दुकान पे भी पॉयरो एक न्यू स्टॉकिंग्स को देखा था, यानी हर हाल में कत्ल वाली जगह पे एक स्टॉकिंग सेलर जरूर दिखा था जो कि एक वॉर वेटरन भी है। पॉयरो फौरन ये सब क्रोम को बताते हैं ताकि क्रोम इस तरह के स्टॉकिंग सेल्समैन को ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ हम अलेक्जेंडर बोनापार्ट पे वापस फोकस कर पाते हैं और अगर आप ध्यान दें तो इसका नाम है ABC। इनफैक्ट वो वॉर वेटरन भी है ना। वो जहां पे रह रहा था वहां की लैंड लेडी मिसेस मरबेरी उससे पूछती हैं कि क्या तुम आज फिर से ट्रैवल कर रहे हो? ABC कहता है कि वो चेल्टनहम के लिए निकल रहा है और यहाँ मिसेस मरबेरी पेपर वगैरह देख के इन मर्डर्स की बात करती हैं और ये सुनते ABC थोड़ा इरिटेटेड नजर आता है। ABC जब यहाँ से निकलता है तो वो अपने पीछे एक रेलवे गाइड छोड़ गया था विच वॉज ABC रेलवे गाइड। अब लैंड लेडी और उनकी बेटी लिली की बातों से हम समझ पाते हैं कि ABC पिछली कत्ल के वक्त जर्स्टन में था और फिलहाल वो चेल्टनहम नहीं बल्कि डॉनकास्टर जा रहा है। इन बातों से कहीं ना कहीं हम रीडर का शक पूरी तरह से ABC पे बढ़ने लग जाता है जो कि हमारे लिए काइंड ऑफ एक अनजान आदमी है। कमिंग बैक टू पॉयरो, फ्रैंकलिन यहाँ पॉयरो से बात करके उसे बताता है कि थोड़ा एक अच्छी लेडी है और उसका कारमाइकल क्लार्क से कोई गलत संबंध नहीं था। इनफैक्ट फ्रैंकलिन अपने भाई की एक लेटर पॉयरो को दिखाता है जिसमें कारमाइकल थोड़ा को एज हिज डॉटर बता रहे थे। इस पे पॉयरो फ्रैंकलिन से कहते हैं कि कौन कैसा है ये मैं खुद से जज करूंगा। अब 11 सितंबर को हेस्टिंग्स और पॉयरो डॉनकास्टर में एक हॉर्स रेस इवेंट पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि मे बी कत्ल यहीं हो क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ थी। यहाँ इनके साथ थोड़ा भी थी ताकि थोड़ा कातिल को आइडेंटिफाई कर सके क्योंकि वही स्टॉकिंग सेलर को क्लियरली देखी थी। अब उसी शहर में एक थिएटर के बाहर भीड़ में लोगों को लाश मिलती है और उस लाश पे ABC रेलवे गाइड था। हम वहां अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट यानी ABC को देख पाते हैं जिसके शर्ट स्लीव पे खून लगा था और उसके कोट में एक नाइफ थी। ABC को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके पास ये चाकू कहां से आ गया और आसपास पुलिस को आता सुन वो ट्रेन स्टेशन की ओर निकल जाता है। वहीं पुलिस को लाश मिल चुकी थी और मरने वाले का नाम जॉर्ज अर्सफील्ड था। अब आइडियली विक्टिम के लास्ट नेम की पहली अल्फाबेट D होनी चाहिए थी लेकिन इस केस में वो E है विच वाज सरप्राइजिंग। पुलिस को लगता है कि कातिल से मे भी गलती हुई हो और कंफ्यूजन में वो किसी और को मार गिराया। इस पॉइंट पे पुलिस को पता लगता है कि कोई अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट नामक इंसान एक होटल में ठहरा हुआ था और होटल की मेड उसके पास चाकू देखी थी। पुलिस फौरन होटल के उस कमरे में छानबीन करती है जिसमें ABC रह रहा था। वहां उन्हें लार्ज सप्लाई में स्टॉकिंग्स मिलती है और पुलिस वाज श्योर कि उन्हें उनका किलर मिल चुका है। वो फौरन ABC के बारे में सब कुछ पता करते हैं। देन उसके लैंडलॉर्ड के यहाँ जाते हैं जहां से उन्हें पता लगता है कि ABC आजकल अजीब बिहेव करता है, लाइक पागलों की तरह न्यूज़पेपर पढ़ना, देन वो कहां जा रहा है उनकी झूठी जानकारी देना वगैरह वगैरह। हम रीडर्स ये भी जान पाते हैं कि पहले ही कत्ल के समय से उन डेट्स पे ABC मर्डर वाले एरिया में था। ABC के रेंटेड हाउस में छानबीन करने में पुलिस को वो सभी स्टेशनरी आइटम्स भी मिल जाती हैं जिनसे लेटर्स लिखे गए हो टू पॉयरो। इनफैक्ट पुलिस को तो अब ABC रेलवे गाइड्स भी मिलती है एंड देन वो चाकू भी जिससे चौथी कत्ल हुई थी। दिस वाज मोर देन इनफ टू प्रूव कि ABC ही कातिल है और सभी एकदम खुश थे। लेकिन फॉर सम रीजन पॉयरो वाज नॉट वेरी हैप्पी। पॉयरो को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ABC ये कत्ले कर क्यों रहा था। हद तो तब होती है जब कुछ समय के बाद ABC खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और वो खुद को पागल बता रहा था। पॉयरो नोटिस करता है कि ABC के पास सेकंड कत्ल यानी बेक्सहिल वाले कत्ल का एलिबाई भी है। स्टिल वो खुद को डिफेंड करने के बजाय ये कह रहा है कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूं। अब आप पूछ सकते हैं कि कैसी एलिबाई थी? वेल, एक माइनिंग इंजीनियर बताता है कि जब बेक्सहिल में कत्ल हुआ था तब ABC उसके साथ होटल में डोमिनोज खेल रहा था। इन कंफ्यूजन के कारण केस काफी पेचीदा हो गया था क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ ABC के खिलाफ इतनी सारी सबूतें हैं, वहीं दूसरी तरफ ABC के कत्ल करने की मोटिव का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। इनफैक्ट ABC खुद को लेके ही श्योर नहीं है
और वो इंसैनिटी प्लीड कर रहा है। ऐसे में पॉयरो हेस्टिंग्स और इस केस से जुड़े सभी लोगों को बेक्सेल बुलाते हैं। पॉयरो यहाँ सभी को टी पे बुलाते हैं और वो सभी लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहते हैं जहां वो सबसे एक सवाल पूछेंगे। वो फ्रैंकलिन क्लार्क से पूछते हैं कि स्कॉट घुड़दौड़ में टोपी के बारे में उनका क्या विचार है, और क्लार्क बताते हैं कि टोपी हमेशा की तरह दिखावटी थी। वो डोनाल्ड फ्रेजर से पूछते हैं कि उनकी वार्षिक छुट्टी कब थी, और फ्रेजर बताते हैं कि यह अगस्त की शुरुआत में थी। वो थोड़ा ग्रे से पूछते हैं कि क्या वह कारमाइकल क्लार्क की पत्नी की मृत्यु के बाद उनसे शादी करती। ये सुनकर थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि वो अपने नियोक्ता यानी उनके जो एम्प्लॉयर है उसे एक पिता के रूप में मानती थी, और अंततः कहती है कि वो ऐसा नहीं करती। अब जब ये सवाल थोड़ा सा पूछा गया था तो हम रीडर्स को बताया जाता है कि फ्रैंकलिन इससे गुस्से में दिख रहा था। नाउ पॉयरो मेगन से पूछते हैं कि क्या वो चाहती है कि इस मामले को सुलझाया जाए, और मेगन जोर से ना कहती है। इससे पॉयरो उनकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। वो मेरी रॉ से पूछते हैं कि क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है, और वह हाँ कहती है। अंत में वो घोषणा करते हैं कि वो और हेस्टिंग एक दूसरे काम पे बाहर जाएंगे। नाउ इन क्वेश्चंस को सुनकर हम रीडर को ज्यादा समझ नहीं पाते कि पॉयरो के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर चल रहा था। अब अगले दिन पॉयरो एबीसी से मिलते हैं एंड सरप्राइजिंगली एबीसी उन्हें नहीं पहचानता था। एबीसी को तो लगता है कि पॉयरो शायद कोई वकील है, एंड दिस वाज अगेन सरप्राइजिंग क्योंकि कातिल तो पॉयरो को स्पेशली खत लिख रहा था ना। पूछताछ में पता चलता है कि एबीसी बचपन से उतना स्मार्ट नहीं था, इसलिए वो वॉर में हिस्सा लिया, और वॉर वाला वक्त उसके लिए ठीक ठाक ही था। वॉर के बाद उसका क्लर्क वाला करियर अच्छा नहीं चला, इसलिए अब वो स्टॉकिंग्स बेचने का काम करता है। एबीसी का कहना था कि कोई तो उसको फंसा रहा है क्योंकि उसे रेलवे गाइड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो मिसेस एशर के पास भी इसलिए गया था क्योंकि कहीं से तो वो स्टॉकिंग बेचना शुरू करेगा ना। एबीसी को डोमिनोज के खेल की याद आती है और एक अन्य खेल की भी जो उसने एक बार एक अजनबी के साथ खेला था जिसने उसकी हथेली पढ़ी थी। उस अजनबी ने भविष्यवाणी की थी कि एबीसी प्रसिद्ध होगा, लेकिन साथ ही वह यह भी कहा था कि एबीसी हिंसक तरीके से मरेगा, शायद फांसी के तख्ते पर। एबीसी डरते हुए स्वीकार करता है कि उसके मिर्गी के दौरे उसे चीजें भूलने पे मजबूर कर देते हैं। पॉयरो पूछते हैं कि क्या वो इस बात को लेकर निश्चित है कि उसने हत्याएं की हैं, और एबीसी कहता है कि हाँ, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, कब किया या फिर कैसे किया। अब दोस्तों इस पॉइंट पे किताब में सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं और अब सारे राज एक एक करके खुलने लगेंगे। पॉयरो बताते हैं कि कत्लों की जो अल्फाबेटिकल स्कीम थी वो ऑर्डर को दर्शाती है, लेकिन देखा जाए तो विक्टिम्स के बीच कोई भी लिंक नहीं था। पॉयरो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रेलवे गाइड को महत्व दिया था क्योंकि एबीसी का चयन एक रेलवे उन्मुख यानी रेलवे माइंडेड व्यक्ति की ओर इशारा करता है जिसके पास बचकानी व्यवस्थाएं थी। बेटी बोनार्ड की मौत से यह संकेत मिलता है कि हत्यारा एक आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव आदमी होना चाहिए जो उसे आकर्षित कर सके। तभी तो बेटी उसके साथ डेट पे गई होगी जहां बेटी के बेल्ट से ही उसका गला घोट के उसे मारा गया होगा। मतलब बेटी का बेल्ट जबरदस्ती तो नहीं निकाला गया होगा, प्यार से उसके साथ फ्लर्ट करते हुए निकाला गया एंड देन उसी से गला घोट दिया गया। तो हाँ, ये प्रूव करता है कि जो भी बेटी के साथ था यानी जो कातिल है वो सुंदर या अच्छा दिखता है। और एबीसी की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत ही सामान्य यानी बहुत कॉमन दिखने वाला आदमी है। एंड देन एबीसी के पास ऐसी फ्लर्टी स्किल भी नहीं है कि वो बेटी को इस कदर लुभा सके। इनफैक्ट बेटी वाले कत्ल की तो एलिबाई भी एबीसी के पास थी। तो इससे तो प्रूव होता है कि बेटी वाली हत्या एबीसी ने नहीं करी है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि बाकी कत्ल वो किया हो। अगर ऐसा है तो बेटी के कत्ल के वक्त वहां एबीसी रेलवे गाइड कैसे मिला, क्योंकि ये रेलवे गाइड वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ पॉयरो और कुछ पुलिस वालों को ही पता था। यानी कातिल एक ही इंसान है जो कि ये चारों कत्ल किया है और वो कातिल एबीसी नहीं है। अब पॉयरो जो वापस लेटर्स को पढ़ते हैं तो वो समझ पाते हैं कि कातिल कोई मेंटल डिसऑर्डर वाला आदमी भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो मेंटली चैलेंज्ड है। दरअसल कातिल को इन 4 खून में सिर्फ एक कत्ल करना था, लेकिन वो जानबूझ के 4 कत्ल किया ताकि सबको लगे कि ये किसी तरह का सीरियल किलिंग है। तभी तो उसके एक सबसे खास मर्डर की ओर से सबका ध्यान हट जाएगा और लोग उस एक खास कत्ल को इंडिपेंडेंटली नहीं देखेंगे। तो आखिर इन 4 कत्लों में से वो खास कत्ल कौन सा है? वेल, इट वाज द 3rd मर्डर, क्योंकि इस कत्ल को रोक पाने के लिए पॉयरो और पुलिस को बिल्कुल वक्त नहीं मिला था। अगर आपको याद हो तो तीसरे कत्ल वाला खत लेट आया था और सेम डे कत्ल हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि कातिल ने जानबूझकर गलत एड्रेस दिया था ताकि इस खास कत्ल को किसी भी हाल में रोका जा सके। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर कातिल है कौन? पॉयरो पॉइंट आउट करते हैं कि कातिल है फ्रैंकलिन क्लार्क, जो कि विक्टिम कारमाइकल क्लार्क का भाई है। जी हां दोस्तों, ये सुनते फ्रैंकलिन हंस के कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, लेकिन पॉयरो यहां ये सारे प्रूफ्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। फ्रैंकलिन वह था जिसने सबसे पहले पीड़ित परिवारों को एक साथ लाकर हत्यारे का पता लगाने का विचार सुझाया था ताकि वो हमेशा उनसे एक कदम आगे रह सके। वो जांच के करीब आ जाता था और खुद को पॉयरो का प्रशंसक बताता था, पत्रों की नकारात्मकता का कोई संकेत नहीं दिखाता। बेटी को उसकी खुद की बेल्ट से मारा गया था और इसका मतलब है कि बेटी ने किसी को यह करने की अनुमति दी थी। फ्रैंकलिन क्लियरली अट्रैक्टिव और फ्लर्टी दोनों था और वो बेटी को आसानी से आकर्षित यानी कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर
सकता था। उसने एक दिन उनके सभा के दौरान यहाँ एक लिस्ट बनाई थी जो कि उसके व्यवस्थित दिमाग को इंडिकेट करती है। Now the question is कि फ्रैंकलिन ऐसा किया क्यों? वेल, पॉयरो के हिसाब से फ्रैंकलिन का मोटिव भी एकदम क्लियर है। वो अपने भाई की संपत्ति का वारिस बनना चाहता था और अगर उसके भाई और थोड़ा के बीच शादी हो जाती तो उनके बच्चे फिर वारिस होते। अब थोड़ा भले ये दिखाए कि उसकी कोई नीयत नहीं थी, लेकिन उसकी नीयत थी। अभी तो फ्रैंकलिन के भाई की मृत्यु के बाद उसने अपना ध्यान फ्रैंकलिन की ओर मोड़ लिया था। ओके, अगर हम मान भी लेते हैं कि चलो फ्रैंकलिन ही कातिल है, तो एबीसी इन सब पचड़ों में कैसे पड़ा और कई सबूत उसके खिलाफ क्यों है? इनफैक्ट एबीसी खुद क्यों बोल रहा कि वो कातिल है? वेल, फ्रैंकलिन रैंडमली एक बार एबीसी से मिला था और तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आया। एबीसी को एपिलेप्सी थी, यानी उसे कुछ याद नहीं रहता था, और फ्रैंकलिन सोचा कि वो कत्ल वगैरह करके आराम से एबीसी को फंसा देगा। फ्रैंकलिन ने एबीसी को उसके असाइनमेंट्स देने के लिए पत्र लिखे जिसमें स्टॉकिंग्स बेचने का काम दिया गया था। जी हाँ, फ्रैंकलिन ही एबीसी को हायर किया था और उन जगहों पे भेज देता था जहां पे स्टॉकिंग्स उसे बेचना है और उन्हीं जगह पे कत्ल होती थी, यानी फ्रैंकलिन खुद कत्ल करता था। इनफैक्ट इसके बाद फ्रैंकलिन उसे वह टाइपराइटर भी भेजा जिस पे फ्रैंकलिन खुद से लेटर्स लिखा था। मूल रूप से बेचारा एबीसी सोचता था कि किसी ने उसे स्टॉकिंग्स बेचने के लिए काम पर रखा है और वह बस यही कर रहा था और कुछ नहीं, लेकिन किसे बेचना है यह फ्रैंकलिन तय करता था और इसलिए ऐसा लगता था कि एबीसी हत्यारा है, क्योंकि कत्ल वाली जगह पे एबीसी पहले आता था क्योंकि फ्रैंकलिन उसे भेजता था। फ्रैंकलिन ने ए से किसी को मारा, देन बी से भी किसी को मार डाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमेशा एबीसी आसपास हो। चौथे कत्ल के दौरान वो रैंडमली किसी को मार दिया क्योंकि उसे जिसे एक्चुअली में मारना था उसको तो वो मार चुका था, यानी उसका काम हो चुका था और ऐसे में अब उसे पैटर्न वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। देन वो थिएटर से बाहर निकलते वक्त चाकू एबीसी के कोट में डाल दिया। अब क्योंकि एबीसी थोड़ा मेंटली अनवेल था, वो इस सबूत और अन्य शहरों में अपनी उपस्थिति के आधार पर फैसला करता है कि वो खुद दोषी होगा। एबीसी को अपना तो कुछ याद रहता नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं सोचने लग गया था कि हो सकता है मैं ही सभी को मार रहा हूं क्योंकि सारी क्लूज तो मेरी तरफ ही पॉइंट आउट करती है। जबकि सच तो यह है कि एबीसी को फ्रैंकलिन द्वारा बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही चतुर तरीके से फ्रेम किया गया था। आगे प्रूफ्स के तौर पे पॉयरो कहते हैं कि कुछ विटनेसेस आइडेंटिफाई किए हैं कि फ्रैंकलिन थिएटर के बाहर दिखा था। देन कैफे की एक दूसरी वेट्रेस उसे बेटी के साथ भी देखी थी। इनफैक्ट एबीसी के टाइपराइटर की एक की पे फ्रैंकलिन की फिंगरप्रिंट पाई गई है। ये सब सुनते फ्रैंकलिन कबूल कर लेता है कि हाँ, कत्ल उसने ही किया है। इसके बाद फ्रैंकलिन एकदम से खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पर्सनल गन में गोलियां नहीं थी। जी हां दोस्तों, पॉयरो पहले ही नौकरों से बोलकर उसके बंदूक से गोलियां निकलवा दिए थे क्योंकि पॉयरो को आइडिया था कि फ्रैंकलिन ऐसा कुछ कर सकता है। फाइनली फ्रैंकलिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस पॉइंट पे हेस्टिंग्स वाज इम्प्रेस्ड एज यूजुअल, लेकिन अब भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल, एक बार पॉयरो सबको चाय पे बुलाकर एकदम रैंडम क्वेश्चंस पूछा था, तो ऐसा वो क्यों किया था? पॉयरो बताते हैं कि उस वक्त कुछ सवाल तो वो वाकई में सिर्फ गेम सेक के लिए ही पूछा था, लेकिन जो सवाल वो थोड़ा सा पूछा था वो फ्रैंकलिन के रेज को अनमास्क करता है। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा पूछा गया था कि क्या वो शादी करना चाहती थी कारमाइकल क्लार्क से, और इससे फ्रैंकलिन गुस्सा हुआ था। देन उन क्वेश्चंस के दौरान मेगन नहीं चाहती थी कि कातिल पकड़ा जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेगन को लग रहा था कि कातिल में भी डोनाल्ड हो सकता है, और अब वो और डोनाल्ड एक दूसरे को चाहने लगे हैं और मेगन नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड जेल जाए। अब मेगन को उस वक्त थोड़ी पता था कि डोनाल्ड वाकई कातिल नहीं है। वैसे एक मजे की बात, पॉयरो ये झूठ बोल दिए थे कि उन्हें टाइपराइटर पे फ्रैंकलिन के फिंगरप्रिंट्स मिले, क्योंकि इस झूठ के कारण ही फ्रैंकलिन झट से कबूल कर लिया कि हाँ, वही कातिल है। तो फाइनली द केस वाज सॉल्व्ड, और सबसे अच्छी बात यह है कि एबीसी यानी अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट, जो कि गुनहगार नहीं था, वो भी बच गया।